हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट सेकंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इसके पहले मैंने क्या किया है, इसके पहले मैंने ना प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो आप लोग जाकर के सबसे पहले सेट फर्स्ट के वीडियो को देखेंगे और उसके भी पहले क्या करेंगे आप लोग, 2025 में मैंने क्या किया है, टोटल आप लोग के लिए ना 4 सेट अपलोड किया है। तो जाकर के पहले इन 4 सेट को पढ़िएगा, फिर अभी 2026 का जो आपका सेट फर्स्ट है जो कि अपलोड हो चुका है उसको जाकर के पढ़िएगा। तो बोलोगे सर ये मिलेगा कहाँ हम लोगों को, तो आप जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने अलग से लिख दिया है कि 2025 का अलग से लिंक आपको दिख जाएगा और 2026 का आपको अलग से लिंक दिख जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जाकर के पहले उसको पढ़िएगा और तब इसको पढ़िएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को इसमें पढ़ना ये है कि निर्देश पढ़ना है। निर्देश क्या है, तो निर्देश आप लोगों को ना मैंने ना सेट फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है, तो सेट फर्स्ट को जाकर अच्छे से पढ़िएगा तो वो समझ में आएगा। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हमारे 2 ऑप्शन होते हैं, मतलब कि 2 सेक्शन होते हैं, 2 खंड होते हैं। पहला खंड होता है खंड अ, इसमें होता है बच्चे सही विकल्प चुनकर लिखिए, मतलब कि हमारा इसमें एमसीक्यूज पूछा गया है। देखते हैं एमसीक्यूज में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि नई उषा कविता के कवि है। तो नई उषा कविता के कवि कौन है, तो ये है श्री सत्यनारायण लाल, श्री सत्यनारायण लाल है। नेक्स्ट है कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया गया, तो कक्षा का मॉनिटर श्रीकांत को बनाया जाता है, क्योंकि कक्षा के 85% स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके नाम का समर्थन करते हैं, इसलिए उसको मॉनिटर बनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट है बच्चे, इब्राहिम गारदी था। तो इब्राहिम गारदी कौन था, तो इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। तो पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। उत्साह, हाँ उत्साह क्या है, भाववाचक संज्ञा है आपका, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है पहलवान, पहलवान आपका क्या है बच्चे, पहलवान आपका संज्ञा है, पहलवान क्या है आपका, संज्ञा है। और नेक्स्ट है पहलवानी, हाँ संज्ञा में संज्ञा से क्या बना गया है, बना दिया गया, इसको भाववाचक संज्ञा बना दिया गया है। तो पहलवानी भी क्या है बच्चे, पहलवानी भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका दो आंसर करेक्ट है, मतलब कि पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, तो उत्साह के साथ साथ पहलवानी भी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोनों आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है तोतो चांद किस पाठ का पात्र है। तो तोतो चांद के बारे में आपने किस में पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था दीदी की डायरी में, दीदी की डायरी वाले पाठ में आपने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है बच्चे, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर का समास विग्रह करोगे तो ये होता है रसोई के लिए घर। क्या होता है, रसोई के लिए। तो रसोई के लिए जहां भी लगता है वहां पर आता है बच्चे तत्पुरुष समास। क्या आता है, तत्पुरुष समास आता है। आगमन का विलोम शब्द, आगमन मतलब होता है आना, तो आना का विलोम क्या होगा, जाना, जाना को बोलते हैं प्रस्थान, क्या बोलते हैं, प्रस्थान। तो हमारा प्रस्थान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजय बेला एकांकी की घटना किस समय की है। तो ये विजय बेला जो एकांकी है, तो आप ये याद रखें ना कि विजय बेला क्या है, एक एकांकी है। क्या है, एक एकांकी है। और ये घटना कब हुई थी, तो ये घटना हुई थी सन 1857 की, सन 1857 की घटना है ये हमारे लिए। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि तृतीय लिंग को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो तृतीय लिंग को हम लोग थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अनमोल शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखाया हुआ है अनमोल, तो यहाँ पर ना मोल शब्द में क्या है, मोल शब्द में क्या है, अन को जोड़ा गया है, तो अन क्या है आपका, उपसर्ग है, अन क्या है आपका, उपसर्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर अ क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इसमें ना देखिए ना कुछ कुछ ऑप्शन गलत दिया रहता है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा अगर गलत दिया होगा तो। नेक्स्ट है खंड ब, खंड ब, खंड ब में पहला हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है जग, जग का समानार्थी सब समान अर्थ, तो जग, दुनिया, संसार, जगत, विश्व, आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर, इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हो कि जग का समानार्थी शब्द जग, जगत, संसार, दुनिया, जगत, विश्व आदि का क्या बोल सकते हो ना, कि कोई भी एक बोलना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर दूसरा, कठोर वचन शरीर में तीर के समान चुभते हैं, तीर के समान चुभते हैं, ये बोलोगे। अंधेरा का विलोम शब्द उजाला होता है। क्या होता है, उजाला होता है। निराशा का विलोम शब्द आशा होता है। फिर नेक्स्ट है चेतावनी सूचक चिन्ह लाल रंग के
डैश आकृति में होते हैं, तो लाल रंग के त्रिकोणीय आकृति में होते हैं, त्रिकोणीय ऐसा करके त्रिकोणीय आकृति में होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हमारा क्या हो गया बच्चे, हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओवर हो गया है, मतलब कि प्रश्न 1 क्या हो गया है, ओवर हो गया है। हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न 2 से, जो कि हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने पर हमें 2-2 अंक मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। तो बोलोगे नई उषा से कवि का अभिप्राय यह है कि परतंत्रता मतलब गुलामी की रात्रि का अंत हो गया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास के नए सोपान तय करने से है। सोपान मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी मतलब होता है उन्नति। क्या होता है, उन्नति की, उन्नति का के रास्ते पे हमें क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यही है बच्चे नई उषा कविता के कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि गुलामी क्या हो गया है, अंत हो गया है, गुलामी की रात्रि का अंत हो गया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें क्या करना है, विकास के नए नए सोपान को तय करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध सन 1761 में हुआ था। यह किस के बीच हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। तो यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि प्रश्न 4 है कि संजू ने साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी। संजू ने साहित्य की महात्मा गांधी द्वारा लिखी सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक को पढ़ी। अब क्वेश्चन आता है कि और वह पुस्तक उसे क्यों पसंद आई। तो बोलोगे कि संजू को वह पुस्तक इसलिए पसंद आई क्योंकि इस पुस्तक में गांधी जी ने बताया था कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, अर्थात अहिंसा, अहिंसा और सत्य का प्रयोग करके तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ये बातें क्या की गई है, बताई गई है, सत्य के प्रयोग है ना बुक में, उसमें बताई गई है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हुए, उसे वो बहुत पसंद आई। आगे है हमारा यहाँ पर यहाँ देखिएगा, आगे है कुछ प्रश्न 5वां है कि भीमा अपने सरदार से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या कहता है। तो बोलोगे कि भीमा अपने सरदार से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कहता है कि वीर कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटार की धार की समान पैनी है। मतलब कि जैसे कटार की धार होती है ना, वैसे ही वीर कुंवर सिंह की बुद्धि है, मतलब कि बहुत ही तेज है, बहुत ही अच्छी है, जो क्या करती है, अंग्रेजों को चकमा दे देती है। ठीक है ना, तो यही इसमें बोला गया है। आगे है विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो बोलोगे कि विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम जापान देश के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। तो हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या था, फैट मैन नाम था। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर आगे है सत्य शोध समाज का क्या उद्देश्य है। सत्य मतलब तो सत्य होता है, शोध मतलब होता है खोज करना, खोज करना। तो सत्य शोध समाज का क्या उद्देश्य था। तो सत्य शोध समाज का एकमात्र उद्देश्य सत्य की खोज में लगने वाला समाज था। कि सत्य की खोज में कौन कौन से समाज लग सकते हैं। तो बोलोगे कि सत्य शोध समाज का एकमात्र उद्देश्य सत्य की खोज में लगने वाला समाज था, सत्य की खोज में लगने वाला समाज था। बस आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पहला पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या मिलेंगे बच्चे, 3-3 अंक मिलेंगे उत्तर सही उत्तर लिखने पर। तो प्रश्न 8वां इसमें बोला जा रहा है कि सुधीर मन ही मन श्रीकांत से क्यों ईर्ष्या करता था। तो बोलोगे कि सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि श्रीकांत को इस शहर में आए केवल 6 माह ही हुए थे, 6 माह ही हुए थे और सभी उसकी शराफत और होशियारी से, मतलब कक्षा के सभी बच्चे उसकी शराफत और होशियारी से प्रभावित थे और सभी के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। ये आप उत्तर बोलोगे। फिर प्रश्न 9वां है जो कि एक छत्तीसगढ़ी प्रश्न है। तो मुझे छत्तीसगढ़ी आती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, ताकि आप लोग को हल्का फुल्का समझा सकूं मैं। तो बोला जा रहा है कि कवि ह आजादी ल जम्मू विकास के जड़ काबर कहे हे। तो कवि जो है ना वो आजादी के जम्मू मतलब था संपूर्ण विकास का जड़ काबर मतलब कि क्यों कहा गया है। तो बोला जा रहा है कि कवि ने आजादी को संपूर्ण विकास का जड़ क्यों कहा है। तो यहाँ पर वही लिखा गया कवि ने आजादी को संपूर्ण विकास का जड़ क्यों कहा है। तो बोलोगे कि कवि ह आजादी ल मतलब कि कवि ने आजादी को जम्मू विकास संपूर्ण विकास का जड़ एखर सेती कहे हे। मतलब कि इसलिए कहा है काबर की, क्योंकि आजादी के बिना मनुष्य अपनी अपन मर्जी ले कोनो काम बने
ढंग ले नहीं कर सके, मतलब कि अपनी मर्जी के बिना कोई भी काम वह नहीं कर सकता है। अगर उसको आज़ादी नहीं है तो अपनी मर्जी से वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। फिर बोलोगे आज़ादी है जम्मू विकास के मूल मंत्र है। आज़ादी ही सभी विकास का मूल मंत्र है। आज़ादी ही संपूर्ण विकास का, जम्मू मतलब संपूर्ण बोलोगे, संपूर्ण विकास का मूल मंत्र है। प्रश्न 10वां है। अब हमारा प्रश्न 10वां में बोला जा रहा है कि पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों? तो बोलोगे कि पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है क्योंकि प्रवास के समय चिड़ियों को काफी उड़ान लंबे समय तक भरना पड़ता है। मतलब कि प्रवास के समय चिड़ियों को उड़ान काफी लंबे समय तक भरना पड़ता है, एवं चिड़ियों का जो दल होता है वो बुरे मौसम जैसे आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं। इससे बहुत सी चिड़ियां मर भी जाती है, इसलिए उनकी यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं? तो बोलोगे कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करते हैं कि वे आविष्कार से पहले उसके विनाशकारी परिणाम के बारे में सहृदयता से विचार करें। मतलब कि कवि वैज्ञानिक जो भी आविष्कार करते हैं ना, तो वो आविष्कार करने के पहले देख ले कि वो जो आविष्कार कर रहे हैं वो कितना विनाशकारी हो सकता है, उसके बारे में पहले से पता कर ले। दूसरों के दुख और दर्द को समझे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, दूसरे के दुख और दर्द को समझो ताकि जो आविष्कार कर रहे हो उससे किसी को पीड़ा ना हो। मानव की पीड़ा को समझे क्योंकि उनके अच्छे आविष्कार से यह दुनिया प्रगति की पथ पर अग्रसर होगी, और उनके बुरे आविष्कार से या विनाशकारी आविष्कार से पूरी दुनिया के लिए यह आविष्कार क्या हो जाएगा, श्राप साबित हो जाएगा। जैसा कि परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए क्या है, श्राप है। इसलिए वैज्ञानिकों से कवि की अपेक्षा है कि वे समाज के हित में रह करके आविष्कार करें, या हितार्थ ही आविष्कार करें, या हित में रहकर काम करें। ठीक है ना, ये आप बोलिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां में बोला जा रहा है, सावित्री बाई के पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर क्यों फेंक दी? तो बोलोगी कि सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी, वह पढ़ना चाहती थी। इसके लिए उसने जब अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी वह, तभी उसके पिताजी ने उसके हाथ से छीनकर किताब को फेंक दी और सावित्री बाई को यह कहकर शांत करा दिया कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है, कि ऊंची जाति के पुरुष ही क्या कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, बाकी तुम नीची जाति के हो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है। फिर हमारा यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट ओवर हो गया है। अब लघुत्तरी प्रश्न सेकेंड है, जिसमें हम लोग को सभी प्रश्नों के उत्तर देने पर 4 अंक मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न 13वां, लेखक कक्षा 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया, उसके फेल होने के क्या कारण आपको लगते हैं? तो बोलोगे कि लेखक कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया, उसके फेल होने के निम्न कारण लगते हैं, क्योंकि वे बचपन में न जाने क्या क्या बनना चाहते थे, जैसे गेट कीपर, पहलवान, नौटंकी का डांसर आदि आदि। इसी चक्कर में उनकी पढ़ाई चौपट हो गई, फलतः वे 6वीं की छमाही परीक्षा में फेल हो गए। ठीक है ना, ऐसा करके आप बोलोगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि यहाँ हाँ प्रश्न 14वां में बोला जा रहा है कि परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा? तो बोलोगे कि परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों का जो रूखापन था ना, वो शांत हो गया होगा। तो बोलोगे कि परिचय पत्र देखने के बाद हेडमास्टर के मन में लेखक के प्रति जो दुर्भावना मतलब कि बुरी भावना थी कि वह चोर है ऐसा वह अब नहीं सोच रहे थे, कि वह चोर तो नहीं है, वह परिवर्तित होकर सहानुभूति की भावना जागृत हुई। इसलिए उन्हें पुनः धर्मशाला पहुंचाने के लिए हेडमास्टर ने अपने एक आदमी को भेजा कि जाकर के इसको धर्मशाला पहुंचा करके आओ। लेकिन वह आदमी बहुत ही खराब था, वो जाकर के फिर से पहुंचा करके नहीं आता है उसको। ठीक है ना। अब देखिए हमारा प्रश्न 15वां है। प्रश्न 15वां में बोला जा रहा है कि शिखंडी कौन थे और वे क्यों प्रसिद्ध हुए? तो बोलोगे कि शिखंडी महाराज द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे, जो किन्नर थे। फिर वह क्यों प्रसिद्ध हुए? तो शिखंडी की प्रतिभा और कौशल को देखकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उन्हें सेनापति बनाया था, इसलिए। और बोलोगे कि गीता के पहले अध्याय में कहा भी गया है या लिखा हुआ है, शिखंडी च महारथ, अर्थात शिखंडी एक महान महारथी थे। ठीक है ना, ये बोलोगे। नेक्स्ट है प्रश्न 16वां, कठोर वचन शरीर में तीर के समान चुभते हैं। देखिए अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं लिखा है तो आप लोग को ना फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा कि कठोर वचन शरीर में डैश के समान चुभते हैं, ये आपको नहीं दिया हुआ था, तो आप वहां पर तीर लिख दोगे। ठीक है ना, अगर समझोगे तो अच्छे से। तो बोलोगे कि कठोर वचन सुनकर व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाता है, विदीर्ण मतलब कि टूट जाता है। तीर के घाव का इलाज किया जा सकता है, किंतु कठोर वचन रूपी तीर से आहत व्यक्ति
का इलाज संभव नहीं है, मतलब कि जिसको तुम कठोर वचन बोल दोगे ना तो उसके वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, आहत हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका इलाज संभव नहीं है। इसकी चुभन जीवन भर बनी रहती है, मतलब कि जो ये तीर की चुभन है ना, कठोर वचन की तीर की चुभन, ये हमेशा क्या तो जीवन भर बनी रहती है और ये हमेशा उसको याद आते रहता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है। इसमें क्या है, हमारा प्रश्न 17वां है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मतलब कि आपको सबसे पहले संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है। व्याख्या मतलब ये होता है अर्थ लिखना है या भावार्थ लिखना है, और फिर बाद में लोग विशेष लिखते हैं। तो संदर्भ कब लिखते हैं, संदर्भ तब लिखते हैं जब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ये किस पाठ से लिया गया है। अगर ये जिस पाठ से लिया गया होगा उस पाठ का नाम और कवि का नाम या लेखक का नाम लिख देंगे तो हमारा संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग के लिए हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, प्रसंग के लिए हम लोग पहले 2 लाइन छोड़ देंगे, 2 या 3 लाइन, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले अर्थ लिखेंगे, पहले अर्थ लिखेंगे और अर्थ लिखने के बाद जो इसका कंक्लूजन होगा वो जा करके हम लोग प्रसंग में लिख देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, विशेष लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले संदर्भ लिखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं। बोलोगे कि सखी हम काह करे कित जाए, बिन देखे वह मोहनी मूर्ति नैना नाही अघाए। तो जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना कि सर ये जो पाठ है ना, ये जो पद्यांश है, तो आप बोलोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के ब्रज माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। बोलोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के ब्रज माधुरी नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि भारतेंदु जी है। ये आप संदर्भ में बोलोगे। प्रसंग आपको अभी नहीं बोलना है, प्रसंग के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए। पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका एक एक लाइन और उसको समझते हैं इसका अर्थ। पहले हम लोग अर्थ लिखते हैं या व्याख्या लिखते हैं। तो बोलोगे सखी हम काह करे कित जाए, बिन देखे वह मोहनी मूर्ति नैना नाही अघाए। तो बोला जा रहा है कि कवि कहते हैं, कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, बिना श्री कृष्ण के मोहनी मूरत देखे मेरे नैनों को, मेरी आंखों को तृप्ति नहीं मिलती है। यही इस लाइन का मतलब है। तो बोलोगे कि कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बिना कृष्ण को देखे उनके नैनों को या उनकी आंखों को तृप्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ तक आप बोलोगे पहले 2 लाइन का अर्थ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर समझिएगा, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि बैठत उठत शयन सोवन, निस चलत फिरत सब ठौर, नैनन तेवर रूप रसीलो, टरत न इकपल और। मतलब कि बोलोगे ना कि बैठते उठते चलते सोते जागते, बैठते उठते, यहाँ पर देखिए सब लिखाया हुआ है, बैठते उठते चलते सोते जागते सभी जगह श्री कृष्ण का रसीला रूप बसा हुआ है, श्री कृष्ण का रसीला रूप बसा हुआ है, जो एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल होना नहीं चाहते हैं। मतलब कि जब सखी कहती है कि मेरे आंखों में कौन बसा हुआ है, मेरे आंखों में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। मैं उठते बैठते सोते चलते फिरते हर जगह सिर्फ उन्हीं को देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे आंखों के सामने और कोई भी ना आए, श्री कृष्ण ही आए। ठीक है ना, यही इस 2 लाइन का मतलब है। नेक्स्ट बोलोगे कि नैनन ते हो गया ना, फिर सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूजी और नहीं गति मेरी मेरी बिनु मोहन घनश्याम। तो इस यहाँ पर बोला जा रहा है कि सखी कहती है कि श्री कृष्ण का ही ध्यान उनके मन में रहता है और उनके मुख में श्री कृष्ण का ही नाम रहता है। दूजी और नहीं गति मेरी बिन मोहन श्याम, मेरी कोई और गति नहीं है बिना मोहन घनश्याम की। अर्थात मोहन घनश्याम ही उनके सब कुछ है। ये है इन 2 लाइन का मतलब। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सब ब्रज बरजो परिजन खींचो हमरे तो अति प्राण। तो सभी ब्रज के लोग मुझे ऐसा देखकर, मेरे इस व्यवहार को देख करके क्या करते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझ पर चिढ़ते हैं। हरिचंद्र हम मगन प्रेम रस सूझत नाही न आन। मतलब लेकिन मुझे क्या है, श्री कृष्ण ही प्रिय है। मैं चाहती हूँ श्री कृष्ण को ही हर समय याद करना और उनका ही ध्यान करना। तो ये आप उत्तर बोलोगे। तो एक बार मैं जल्दी से इसका अर्थ फिर से समझा दूं। तो देखिए एक बार समझ लीजिए इसका अर्थ फिर से। तो बोला जा रहा है कि
सखी हम का करे कित जाए, बिन देखे वह मोहनी मूरत, नैना नाही अघाए। तो कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बिना श्री कृष्ण की मोहनी मूरत देखे मेरे आंखों की तृप्ति नहीं होती है। ये 2 लाइन का उत्तर हो गया, अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट 2 लाइन का, बैठत उठत सोयत शयन सोवन निस चलत फिरत सब ठौर, नैनन तेवर रूप रसीलो तरत न इक्पल। और मतलब कि यहाँ पर बोलोगे कि बैठते उठते सोते जागते चलते फिरते हर जगह बस श्री कृष्ण ही मुझे दिखाई देते हैं। उनके रसीले रूप मतलब कि उनका यह रसीला रूप मेरी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होता है। ये आप बोलोगे इसका। फिर नेक्स्ट है, सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम, दूजी और नहीं गति मीरू मेरी बिनु मोहन घनश्याम। तो बोलो, तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मेरे मन में बस उनका ही ध्यान रहता है और मेरे मुख में श्री कृष्ण का ही नाम रहता है, मेरी और कोई गति नहीं है, घनश्याम ही मोहन घनश्याम ही मेरे सब कुछ है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, सब ब्रज बरजो परिजन खींचो, हमरे तो अति प्राण हरिचंद्र हम मगन प्रेम रस, सूझत नाही ना आन। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मेरे इस व्यवहार को देखकर सभी ब्रज के लोग और मेरे घर के लोग क्या करते हैं, मुझ पर चिढ़ते हैं, लेकिन मुझे क्या है, श्री कृष्ण ही प्रिय है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूबे रहना चाहती हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के ही ध्यान में हमेशा करना चाहती हूँ। तो ये आप बोल दोगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप बोलोगे प्रसंग। क्या बोलोगे आप बोलोगे प्रसंग। प्रसंग क्या है, तो इसमें बोला गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरे सखी से अपने मन की व्यथा कर रही है, मतलब कि अपने उसके मन में जो हो रही है वो बात को कहती है। और विशेष में लिखोगे कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम भाव प्रकट किया गया है। ठीक है ना। विशेष में वो लिखते हैं ना कंक्लूजन कि क्या कहा गया है, क्या बोलना चाह रहा है, वो लिखते हैं उसमें। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा अथवा। अथवा में है, चिते चिते चारों ओर फिर डैश 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 उठाने रोम गात है। तो इसका जो अर्थ है ना, इसका मैंने क्या किया है, मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने देखिए इसमें बोला भी जा रहा है कि प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट का प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा को देखिए, तो मैंने उसमें बताया भी है, तो आप जाकर के उसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो अब बोलोगे सर वो कहाँ मिलेगा, तो वो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोग को मिल जाएगा उसका लिंक। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न 18वां। प्रश्न 18 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ते हैं और जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसके उत्तर देते हैं। मनुष्य के लिए प्रतिभा नहीं, दृढ़ निश्चय आवश्यक है, इसके द्वारा ही वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यह स्पष्ट है कि आंख बंद कर फेंका हुआ तीर अपना लक्ष्य नहीं भेद सकता। भला आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जो गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पर पहुंचा है, पर जिसे यह नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है। अतः हम अपनी इन बंद आंखों को खोल ले, दृढ़ निश्चय कर उद्देश्य की ओर चल पड़े, उस महाराणा प्रताप की तरह जो 27 वर्षों तक वनों में भटकने के बाद अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे। तो पहला है कि उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर शीर्षक क्या है बच्चे, तो बोलोगे कि सर इस गद्यांश को पढ़कर समझ में आया ना कि हमें ना दृढ़ निश्चय के महत्व के बारे में बताया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा शीर्षक, दृढ़ निश्चय का महत्व, या फिर सिंपल आप दृढ़ निश्चय भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, मनुष्य अपने उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। तो बोलोगे कि मनुष्य अपने उद्देश्य को दृढ़ निश्चय करके प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, उद्देश्यहीन जीवन की तुलना किससे की गई है। तो बोलोगे कि उद्देश्यहीन जीवन की तुलना उस व्यक्ति से की गई है जो गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पर पहुंचता तो है, पर उसे मालूम नहीं होता है कि उसे जाना कहाँ है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अपने शब्दों में सारांश लिखिए। तो बताया गया है कि मनुष्य के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है, दृढ़ निश्चय करके ही वह अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकता है, अर्थात अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकता है। जैसे महाराणा प्रताप भी 27 वर्षों तक वन में भटकने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आप उत्तर इसका बोल दोगे, यहाँ पर लिखाया भी है, या फिर आप अपने मन से भी बोल करके पढ़ सकते हो। फिर अथवा करके भी एक और आपका गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं, ऐसी मान्यता है कि विज्ञान निर्माण और समृद्धि के लिए है, मतलब कि विज्ञान से आप निर्माण और समृद्धि कर सकते हो, युद्ध और विनाश के लिए विज्ञान नहीं है। कहा जाता है ऐसा कोई वैज्ञानिक मस्तिष्क नहीं हो सकता जो तथ्य की गहराई में जाए और धर्म में विश्वास न करता हो। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। तो ये बात इसमें बोली गई है। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला उत्तर ये है कि
उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर धर्म और विज्ञान को लिखा गया है, धर्म और विज्ञान को। फिर नेक्स्ट है हमारा विज्ञान के संबंध में क्या मान्यता है। विज्ञान के संबंध में यह मान्यता है, ये देखिए पहला ही लाइन में लिखा गया है, विज्ञान के संबंध में यह मान्यता है कि विज्ञान निर्माण और समृद्धि के लिए है, युद्ध और विनाश के लिए नहीं है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि विज्ञान और धर्म में क्या है। तो विज्ञान और धर्म में क्या संबंध है। तो विज्ञान और धर्म में आप बोलोगे कि विज्ञान और धर्म में गहरा संबंध है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट ओवर हो चुका है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है हमारा, सेकंड है। इसमें हम लोग को सभी प्रश्नों को उत्तर देने पर 6-6 अंक मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि प्रश्न 19वां है, शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लोग को बताया हूं मैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर ऐसा करके लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेवा में, फिर कॉमा करके यहाँ से लिखना है, फिर कॉमा करके यहाँ से लिखना है, फिर कॉमा करके यहाँ से लिखना है। आप बोलोगे ऐसा करके कि सेवा में किसको लिखना है, प्राचार्य को। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय। फिर अपने कोई भी स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम लिख लो या फिर किसी ऐसे स्कूल का नाम लिखो जो कि आपको आसान पड़ता हो लिखने में। तो किसी भी स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख लोगे। फिर वो स्कूल है कहाँ, जैसे कि अंबिकापुर या फिर कहीं पर भी कोरबा या बिलासपुर कहीं पर भी, और ब्रैकेट में लिखोगे छत्तीसगढ़, ब्रैकेट में लिखोगे छत्तीसगढ़। फिर इसके नेक्स्ट बाद लिखते हैं हमारा यहाँ पर विषय लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं। तो विषय क्या है, तो शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब बोलोगे आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय, हमें हमें क्या करना है, शिक्षण शुल्क माफ करवाना है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा कि निवेदन है कि मैं आपकी शाला में कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ, अ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई का व्यय वहन कर सके, मतलब कि पढ़ाई का खर्चा उठा सके। अब इसके बाद आप बताएंगे ना कि आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। तो कैसे बताएंगे, तो आप बोलेंगे ना कि मैं कक्षा 7वीं तक सभी कक्षाओं में प्रथम अंक अच्छे नंबरों से पास किया हूँ। ठीक है, अतः मैं शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थी हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 85%, 85% से अधिक अंक अर्जित करूंगा और विद्यालय का नाम गौरवान्वित करूंगा। ठीक है ना, ऐसा करके आप बोल सकते हो। फिर आप बोलोगे धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, तो जो भी नाम होगा उसको, और फिर दिनांक लिखोगे। यहाँ पर नाम आप अपना भी लिख सकते हो या फिर किसी दोस्त का या फिर किसी का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है ना। या फिर अगर लिखने का मन ना हो तो क ख ग ऐसे करके लिख दोगे। बस यही नाम हो गया, क ख ग ही क्या हो गया, नाम हो गया। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो फिर अथवा बोला जा रहा है। अथवा में बोलोगे कि विद्यार्थी सहायता कोष हेतु आवेदन पत्र लिखिए। विद्यार्थी सहायता कोष मतलब कि विद्यार्थियों की सहायता के लिए क्या होता है, प्रत्येक स्कूल में कोष होता है जिसमें पैसा डिपॉजिट किया जाता है ताकि वो जरूरतमंद विद्यार्थी को दिया जा सके। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका वही है। बोलोगे कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय या फिर प्रधानाध्यापक महोदय, फिर स्कूल का नाम बोलोगे और वो स्कूल है कहाँ पर वो बोल दोगे, मतलब उसका जगह का नाम बोल दोगे। फिर विषय क्या होगा, विषय होगा कि विद्यार्थी सहायता कोष से धनराशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र या फिर सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो बोलोगे कि आदरणीय महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मुझे वे आगे अध्ययन कराने में असमर्थ है, मतलब कि मेरे पिताजी पास इतना पैसा नहीं है ना कि वह मुझे आगे पढ़ा सके। अतः यदि मुझे निर्धन छात्र कोष से सहायता मिले तो मेरा अध्ययन पूर्ववत जारी रह सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस सहायता कोष से मुझे 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 सहायता दिलवाने की कृपा करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी है आप वो लिखोगे और फिर दिनांक लिखोगे। ठीक है ना। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो लड़की हूँ और यहाँ पर ना मैं यहाँ पर लड़के के बारे में लिख सकती हूँ, तो हाँ बच्चे वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ना एग्जामिनर को पता चल रहा है कि आप लड़की हैं, क्योंकि उसमें ना आपके पेपर में ना कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप लड़की हैं, ठीक है ना, या फिर आप लड़के हैं।
फिर हमारा लास्ट प्रश्न है, हमारा प्रश्न 20वां। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में क्या करना, निबंध लिखना है। तो मैंने आपको ना 5 महत्वपूर्ण निबंध जो है ना हिंदी के आप लोग को मैंने बताए हैं, पॉइंट वाइज बताए हैं, ताकि आप लोग उसको इजीली लर्न कर सको। पॉइंट के साथ लर्न करना क्या होता है, ज़्यादा इजी होता है। तो बोलोगे सर ये 5 निबंध का लिंक मिलेगा कहाँ से? तो ये 5 निबंध का लिंक भी आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। आप लोग जाकर के उसको वहाँ से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कक्षा आठवीं का प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट सेकंड क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ना ये प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पढ़ना है और क्या करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।